हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका आज हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक, पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल है, जो भी पर्यावरण है, जो भी चीजें हैं वायुमंडल के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जैसे कि परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ठीक, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक, तो एक एक चीज के बारे में यहाँ बताया गया, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं ये पता होनी चाहिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक, अब ये देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर और एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर, ठीक है, ये लिखा है ह्यूडर का अर्थ है जल। तो बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनसे जो है ग्रीक भाषा से जो कि हम लोग लिए गए हैं कुछ शब्द। आगे हम लोग देखें। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो बड़े स्थलीय भूभाग है उन्हें क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक, यानी कि कॉन्टिनेंट। और जो बड़े जलाशय हैं उन्हें महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? दूसरी, जो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक, तो जो ये जो समुद्री जल का जो तल है, जो लेवल है, वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक, तो जो स्थल की ऊंचाई उसे कहाँ नापते हैं? समुद्र तल से नापते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये कौन सा चित्र है? 5.1। तो इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं जो बताया गया था कि स्थल आपस में जुड़े हैं। तो स्थल आपस में जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन जो जो महासागर है, जो ये वाला पार्ट है, देखिए सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और ये है हमारी मकर रेखा। ठीक, और ये जो है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक, एक ये है हमारा अफ्रीका, यहाँ पे है यूरोप। ठीक है, ये है हमारा एशिया सबसे बड़ा। उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो सबसे बड़ा हमारा हो गया एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका, ठीक, यूरोप। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ठीक, ये आपको फैक्ट जो है ये आपको याद रखना है। जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में है, जो कि मेरियाना गर्त है, और जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। ठीक, तो ये फैक्ट आप इसको नोट करके रख भी सकते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? आगे देखते हैं। यहाँ पे चीज दी गई है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, तो ये जो पहले वाले व्यक्ति थे वो कौन थे ये आपको पता चल गया। जापान की जुंको जुंको ताबेई। ठीक है, जापान कौन? जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बचेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ठीक, तो ये जो है स्टैटिक चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ठीक, महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है वो सब एक दूसरे से अलग है। किसके द्वारा? जल राशि के द्वारा। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक, चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग
उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये जो अगर हम मैप देखें तो ये जो जो स्थल है, ठीक, तो सबसे ज्यादा जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध मतलब जो इक्वेटर का जो ऊपर वाला भाग है, ये नॉर्थ है, यही है हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो जो बहुत बड़ा जो भाग है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। ठीक, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, कौन है सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया है। ये आपको याद रखना है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, पूर्वी गोलार्ध मतलब जैसे कि ये वाला जो भाग है ये नॉर्थ है, ठीक, और ये हो गया साउथ, ये इधर वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये जो है हमारी ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक, ये हो गया ईस्ट। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखें, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहाँ से? एशिया से। एशिया, ठीक, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कहाँ पे? वेस्ट में, जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया। ठीक, तो यूरोप और एशिया के जो जो संयुक्त भूभाग है उसको क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया। ठीक, तो उसको एक नाम दे दिया गया है यूरेशिया, जहाँ पे यूरोप और एशिया मिलते हैं। ठीक, आगे देखें, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक, कौन सा? यूरोप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कौन सा? आर्कटिक वृत्त। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सबसे ऊपर एक आर्कटिक वृत्त है, इधर पे एक आर्कटिक वृत्त जाता है, तो वो इससे होकर ही गुजरता है। आगे देखते हैं, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कितने तरफ से? 3 तरफ से। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए, वो हमने देख ही लिया। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इस किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? जो वो है हमारी जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये देखें, ये गुजर रही है कर्क, ये है विषुवत और ये है मकर। ठीक, तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आगे देखें, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये अगर आप देखें मैप में, तो ये जो नील नदी है यहाँ पे दी गई, ये जो है ये नील नदी दिया हुआ है, तो ये अफ्रीका से ही गुजर रही है। ठीक, जो कि सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक, तो वो सब हमने देख ही लिया है। अब देखते हैं, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका। सबसे पहला कौन सा था? एशिया, जो सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल स्थल संधि कहते हैं। ठीक, ये है पनामा स्थल संधि, यहाँ पे यह है उत्तर अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका। ठीक, स्थल संधि जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ठीक, तो अगर हम देखें तो ये है हमारा उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका है। ठीक, अगर देखें तो कौन कौन से यहाँ पे है हमारा अटलांटिक सागर। ठीक, इस तरफ जो भाग है हमारा, ये वाला जो भाग है ये अटलांटिक सागर का है। ये वाला जो भाग है ये पैसिफिक ओशन का है। तो 2 सागर ये हमारे हो गए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो पड़ता है वो पड़ता है आर्टिक ओशन। ठीक, आर्टिक ओशन, यहाँ पे आर्टिक ओशन पड़ता है। तो एक ये हो गया हमारा अटलांटिक, आर्टिक और पैसिफिक। ठीक, तो आगे देखें, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? ठीक, तो पूर्व का अगर हम भाग देखें तो इसके पूर्व में यहाँ पे है अटलांटिक सागर, जो हमने देख ही लिया, और पश्चिम या यहाँ पे है हमारा पैसिफिक ओशन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो जो दक्षिण अमेरिका यहाँ से लेके यहाँ तक एंडीज श्रृंखला फैली हुई है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक, चित्र 5.1, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ठीक, तो यहाँ पे अमेजन नदी बहती है, कहाँ पे? यहीं पे दक्षिण अमेरिका में, इस तरफ। आगे देखें, ये देखो स्थल संधि क्या हुआ है, इसके बारे में बताया। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उसके बाद देखें जल संधि, यहाँ पे दिया गया जल संधि के बारे में। तो जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी
जल राज्य जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, यहाँ पे एक जल संधि के बारे में बताया गया है। ये श्रीलंका है और ये है भारत। ठीक, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ठीक, यहाँ पे जो है कौन सी है, पाक जल संधि। ठीक, पाक स्ट्रेट है यहाँ पे। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि एक बिल्कुल अलग है ये। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। ठीक, शोध केंद्र मतलब रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक, और एक भारतीय भी है। ठीक, आगे देखें जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है महासागर, और ये अलवड़ जल यानी अलवड़ी मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, वो जल की मात्रा 2.5% है। और जो महासागर वाला जल है जहाँ पे लवण की मात्रा ज्यादा है वो है 97.5%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि, आगे देखें, कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो मैप दिया गया है यहाँ समझाने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा महाद्वीप छोटा है, तो देखने में, ताकि आसान से इसको देख के समझ में आ जाए। तो अगर देख सकते हैं कि एशिया जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद देखें तो अफ्रीका है, उसके बाद है हमारा उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। ठीक, उसके बाद है यूरोप। ठीक, जिसमें जितने ज्यादा बॉक्स वो जो है उस हिसाब से समझ में बच्चों को ताकि आ जाए, इसलिए ये चित्र दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आगे देखें। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आगे देखें महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ठीक, आगे देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, मेरियाना गर्त कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख ही लिया है। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक, कौन सा, अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कौन सा, हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। कौन सा, दक्षिणी महासागर यानी कि सदर्न ओशन। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको एटलस जो आपने रखा हुआ है पास में मैप, वो सब जो है लोकेशन इसकी आपको देखते रहना है उसमें। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक, कौन सा, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ठीक, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं यानी बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ठीक, तो बेरिंग स्ट्रेट जो से कौन से जुड़ा है, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। ठीक, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आगे देखें वायुमंडल के बारे में।
हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक, जो यूवी रेज वगैरह होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सूरज से, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो उससे बचाता है कौन? वायुमंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से अगर शुरू करें तो ये है पृथ्वी की परत, ये है हो गया हमारा क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। ठीक, उसके ऊपर मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल कहाँ पे? प्लेन वगैरह जो जो उड़ाए जाते हैं वो सब मध्य मंडल, समताप मंडल के आसपास। उसके बाद आयन मंडल आ जाता है हमारा, और ये है हमारा बहिर्मंडल जो कि अंतरिक्ष वगैरह में है। आगे देखें, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ठीक, किसका? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसकी? प्राणियों के वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक, समुद्री तल जो होता है वहां पे जो घनत्व है वायुमंडल का, जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पे? समुद्र तल में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। क्या? घनत्व। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो है डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि डेंसिटी कम होगी। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे देखें, ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है, यानी कि टेम्परेचर भी, अगर जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है? डेंसिटी घट रही है, और क्या हो रहा है? तापमान भी घट रहा है। ठीक, तो ये जो चित्र दिया हुआ ये देखते हैं, ये है हमारा जलमंडल, ये हो गया स्थल मंडल, ये हो गया वायुमंडल। ठीक, तो वो प्यारा सा एक चित्र बनाया है बच्चों को समझने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। आगे देखें, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक, कहाँ से? ये फैक्ट आपको, जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। क्या? पवन कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आप नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आ रही हैं। आगे देखें जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। ठीक, जहाँ यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ रहा है उसी कारण जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। भूमंडलीय तापन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो बहुत ही सीमित उपयोग करना चाहिए पृथ्वी के जो संसाधन है, ताकि इनका एक संतुलन बना रहे और किसी के साथ भी जो है गलत ना हो, या फिर जो है कोई भी चीज जो है पूरी तरीके से खराब ना हो। अगर एक चीज खराब होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक उस पर प्रभाव डालेगी। ठीक, इसलिए सबके बीच संतुलन बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो ये चैप्टर भी हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग लिख के ट्राई कर सकते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग की। ठीक, तो ये वाला चैप्टर भी हम लोग का हो गया कंप्लीट, जो कि है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो ये भी हम लोगों का हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि हमारा 6वां चैप्टर, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।